Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय नीतिशास्त्र पूर्व एवं पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान क्रम में हम नीतिशास्त्र की प्रणालियों एवं उनका अन्य विषयों विज्ञानों से संबंध का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं जिले विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि आज हम नीति शास्त्र की प्रणालियों एवं इसका अन्य विज्ञानों से संबंध का विश्लेषण करें, हम यह थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि व्याख्यान क्रम 1 में हमने क्या किया। व्याख्यान क्रम 1 में हमने नीति शास्त्र के स्वरूप का विश्लेषण किया और ये जानने का प्रयास किया कि इसका प्रकृति क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। वहाँ हमने मैकेंजी के दृष्टिकोण का भी विश्लेषण किया एवं सहज ज्ञानवाद और प्रयोजनवाद एवं नियमवाद ऐसी अवधारणाओं का भी विश्लेषण किया। आज के व्याख्यान में हम नीतिशास्त्र की पद्धतियों का विश्लेषण करेंगे। हम कुछ दार्शनिक प्रश्नों को उठाएंगे, जैसे कि क्या नीतिशास्त्र की प्रणाली वस्तुतः वैज्ञानिक है या नीतिशास्त्र की प्रणाली दार्शनिक है, और इस क्रम में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वैज्ञानिक एवं दार्शनिक प्रणाली में क्या भेद होता है। विश्लेषणात्मक एवं समन्वयात्मक प्रणाली की भी चर्चा करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार नीतिशास्त्र की जो विधि है या प्रणाली है वो अपने आप में समन्वयात्मक है। हम आगे इसी व्याख्यान में यह भी समझेंगे कि किस प्रकार नीतिशास्त्र जो है अन्य शास्त्रों से, जैसे कि मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म एवं अर्थशास्त्र से प्रभावित होता है, वहीं नीतिशास्त्र इन सभी विज्ञानों को प्रभावित भी करता है। हम इसका पुनः भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंध को भी समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार दर्शन शास्त्र एवं तात्विक शास्त्र नीतिशास्त्र की रूपरेखा का निर्माण करते हैं, उसके स्वरूप का विश्लेषण करते हैं और कैसे नीतिशास्त्र अपने कुछ तात्विक और मार्मिक प्रश्नों के लिए दर्शन शास्त्र एवं तत्वशास्त्र पर निर्भर करता है। आज हम मुख्यतः नीतिशास्त्र की प्रणालियों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो जैसे कि पता है कि नीतिशास्त्र में प्रणालियों को लेकर मतभेद हैं, जैसे कि इसकी प्रकृति को लेकर भी मतभेद है कि क्या नीतिशास्त्र एक वैज्ञानिक विधा है या वैज्ञानिक अध्ययन है मनुष्य के नैतिक कर्मों का, उसके कर्तव्यों का, उसके संकल्पों का, उसकी कर्तव्य भावना का, या फिर कोई दार्शनिक तात्विक आधार है जिसके आधार पर ही मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्धारण करता है, या उसके अंदर जो संकल्प की स्वतंत्रता है या उत्तरदायित्व की भावना है वो किसी तात्विक आधार पर, कहें शुद्ध आत्मा चेतना के आधार पर या ईश्वर से उसके जुड़ाव के आधार पर ही प्रकृत होती हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि दो तरह के विचारधाराएं हैं कि नीतिशास्त्र की प्रणाली दार्शनिक है या वैज्ञानिक है। पुनः वैज्ञानिक प्रणालियों को लेकर भी इसके विषय छात्र और दार्शनिकों की रुचियों के आधार पर विभिन्नताएं हैं। जैसे वैज्ञानिक विधियों में भी हम देखते हैं कि भौतिक एवं जैविकी प्रणाली है, वैसे ही कुछ इतिहासकार या कुछ दार्शनिक नीतिशास्त्र की व्याख्या के लिए ऐतिहासिक एवं जाननिक विधि को भी आधार बनाते हैं, और कुछ इसको मनोवैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर भी नीतिशास्त्र के स्वरूप की विवेचना करते हैं, मनुष्य के संकल्पों की, नैतिक कर्मों की, उत्तरदायित्व की और अन्य उसके समाज के जुड़े अधिकारों कर्तव्यों की विवेचना भी इसी आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, या उसको क्या परम सुख की प्राप्ति करनी चाहिए इसका भी आधार वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक प्रणाली के आधार पर ही करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि किस तरह से वैज्ञानिक एवं दार्शनिक प्रणालियाँ, इनके मुख्य अवयव क्या हैं और इनमें अंतर क्या है, और इस तरह से हम एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रणाली है
वो वास्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहें कि वर्षा हो रही है, बाहर वर्षा हो रही है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। अब इसकी जांच के लिए हमें एक अनुभव चाहिए, एक प्रत्यक्ष चाहिए। तो वैज्ञानिक जो प्रणाली है वो वास्तुनिष्ठ उन तथ्यों पर आधारित होती है जिनका हम प्रत्यक्ष और अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे अगर वर्षा हो रही है, अगर इस चीज़ को प्रमाणित करना हो तो कोई भी व्यक्ति बाहर जा कर के अपने अनुभव प्रत्यक्ष से ये पता लगा सकता है कि वाकई में वर्षा हो रही है कि या नहीं हो रही है। वहीं दार्शनिक प्रणाली जो है वो नैतिक मानदंडों के स्वरूप को, परम सुख को या परम सत्य के आधार पर निगमित करती है। यहाँ हमें ये देखना होता है कि जिसका परम शुभ या परम सत्य का आधार है वो तात्विक होता है, जैसे मेटाफिजिकल बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं शुद्ध आत्मा या शुद्ध चेतनता या ईश्वर के विचार पर आधारित हो जाता है। तो दार्शनिक प्रणाली जो है वैज्ञानिक प्रणाली से इस बात में अलग होती है कि जहाँ वैज्ञानिक प्रणाली का कार्य आलोचनात्मक न होकर के तथ्यात्मक है, वास्तुगत तथ्यों का अध्ययन करना जिनका हम प्रत्यक्ष और अनुभव कर सकते हैं। लेकिन दार्शनिक विधि जो है वो आलोचनात्मक है, उसमें गूढ़ बौद्धिक चिंतन होता है। आलोचना के आधार पर, तर्कों के आधार पर हम कई अन्य विकल्पों पर जाते हैं। फिर हम निर्विकल्पक अनुभूति तक भी जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सभी अन्य विकल्पों के अभाव में भी क्या कोई द्रव्य या तत्व ऐसा रहता है जिसके आधार पर हम इस विश्व की व्याख्या कर सकते हैं, मनुष्य की आत्मा की व्याख्या कर सकते हैं, उसकी चेतनता की व्याख्या कर सकते हैं, उसके कर्तव्यों की व्याख्या कर सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक प्रणाली का एक और स्वभाव है कि वैज्ञानिक प्रणाली जो है वो कार्य कारण आधारित होती है और ये वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है। ये हमारी घटनाओं और व्यवहारों का कार्य कारण के आधार पर, सामान्य नियमों के आधार पर उसकी व्याख्या प्रस्तुत करती है। वैज्ञानिक विधि विश्लेषणात्मक तरीके से तथ्यों के आधार पर घटनाओं का वर्णन करती है। वहीं दार्शनिक विधि में सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, सभी पक्षों का विचार किया जाता है। जैसे कि हम जैन दर्शन में, उनके ज्ञान मीमांसा में शादवाद एक जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि कोई भी घटना या कोई भी ज्ञान एकांगी है। तो ज्ञान के लिए हमें सभी पक्षों की आवश्यकता होती है। हमें किसी चीज़ का ज्ञान तभी हो सकता है जब उसके सारे पक्षों का ज्ञान हो जाए। तो दर्शन की विधि में जो है वो समग्रता है, वो सभी पक्षों में एक साथ विचार करके किसी तथ्य को समझती है। वो मात्र तथ्यों के आधार पर नहीं समझती, वो घटनाओं के आधार पर नहीं समझती, विकल्पों के आधार पर ही नहीं समझती। वो एक समग्र तरीके से एक रूपता के आधार पर, तात्विक आधार पर, द्रव्य के विचार के आधार पर भी घटनाओं के आधारभूत तथ्यों को समझने की कोशिश करती है। जैसे कि प्रोफेसर शार्प कहते हैं नीति शास्त्र के बारे में और उसका कैसे दर्शन शास्त्र से संबंध है या वैज्ञानिक विधि से संबंध है। द स्टूडेंट ऑफ एथिक्स हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क until he has made exhaustive study of moral judgments of examples of all types of human behavior। तात्पर्य यह है प्रोफेसर साहब का कि हम नैतिक निर्णयों और संकल्पों को तब तक अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते जब तक हम सभी प्रकार के नैतिक निर्णयों और उनके उदाहरणों को और उनसे जुड़े मानवीय व्यवहार को समग्र तरीके से न समझ लें। और इस तरह की समझ के लिए हमें दार्शनिक विधि की आवश्यकता होती है, दार्शनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो हम इस तरह से कुछ बिंदुओं को निगमित कर सकते हैं कि जो नीति शास्त्र की दार्शनिक प्रणाली है वो मूलतः तात्विक प्रणाली है, जिसका जो है प्लेटो, अरस्तू एवं हेगल के दर्शन में हमें दिखता है। ये सभी प्रत्ययवादी हैं। इनके अनुसार जो परम सत्य या परम शुभ, द आइडिया ऑफ राइट, द आइडिया ऑफ गुड, ये सभी के जो सिद्धांत हैं या जो प्रत्यय हैं वो नित्य हैं, वो अपरिवर्तनीय हैं, वो सार्वत्रिक हैं, सार्वभौमिक हैं, उनमें कभी बदलाव नहीं होता है। उन्हीं नैतिक आदर्शों का निगमन परम सत्य व परम शुभ से करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दार्शनिकों ने जो नीति शास्त्र का आधार है वो दर्शन की तत्वमीमांसा को ही माना है। तो इनके अनुसार नैतिक नियम, मानदंड शाश्वत एवं तात्विक हैं। नैतिक परम शुभ परम सत्य की प्राप्ति व अनुभूति
इसी परम शुभ एवं परम सत्य की अभिव्यक्ति है, या अभिव्यक्ति व्यक्ति एवं प्रकृति में भी होती है, तो आत्मा भी उसी परम सत्य का अंश है। ईश्वर में समस्त नैतिक मूल्य समाहित होते हैं। तो नीति शास्त्र इसी तात्विक दर्शन का, जिसका संबंध आत्मा, ईश्वर, परम सत्य, परम शुभ, एक प्रकार की तत्व मीमांसा से है, उससे संबंधित होता है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नीति शास्त्र एक दर्शन की शाखा के रूप में दिखता है, परंतु यह कहना समीचीन नहीं है कि यह पूर्णतः दार्शनिक है या एवं तात्विक विधि पर आधारित है। यह पूर्णतः तात्विक एवं दार्शनिक विधि पर आधारित नहीं है। नीति शास्त्र, जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यान में भी देखा, इसकी प्रकृति नियामक है। ये रेगुलेटिव साइंस है। इसका संबंध सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक मानदंडों से है। जैसा कि प्रोफेसर सेथ भी कहते हैं कि नीति शास्त्र की समस्याएं नैतिक निर्णय की व्याख्या करना है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र हमारे तार्किक, बौद्धिक एवं सौंदर्य मूल्यक निर्णयों की परीक्षा और व्याख्या करते हैं। ठीक उसी प्रकार नीति शास्त्र भी हमारे व्यवहारिक, सामाजिक, नैतिक निर्णयों, संकल्पों, अभिरुचियों, नैतिक कर्मों का विश्लेषण एवं व्याख्या करता है। दर्शन नैतिक मानदंडों को किसी अज्ञेय तत्व के आधार पर व्याख्या करके उसे व्यवहार एवं समाज से दूर ले आता है, जो कि सर्वोचित नहीं है। यह एक आलोचना है दर्शन की नीति शास्त्र के संदर्भ में, क्योंकि दर्शन कहीं न कहीं एक तत्व मीमांसा से अपने आप को संबद्ध करता है, जो कि एक व्यवहारिक और पारमार्थिक जगत के द्वैत का निर्माण करता है। नीति शास्त्र के लिए इस तरह के किसी द्वैत के आधार पर संकल्पों की व्याख्या करना या परम सुख की व्याख्या करना व्यवहार संगत नहीं जान पड़ता है। यह नीति शास्त्र को व्यवहार से परे ले जाता है, जो कि उचित नहीं है। इस संदर्भ में दार्शनिक प्रणाली नीति शास्त्र के लिए उपयोगी नहीं है। कुछ अन्य दार्शनिक हैं, विचारक हैं, जो ये मानते हैं कि जो नीति शास्त्र की प्रणाली है वो भौतिक एवं जैविकीय प्रणाली पर आधारित है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर जैसे जो विचारक हैं, जो नीति शास्त्री हैं, उनका मानना है कि जो मानव का नीति शास्त्र है वो मानव के विकास क्रम से प्रभावित होता है, उसके जो मानदंड हैं, क्योंकि हमारा विकास जो है पशुओं से हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो नैतिक नियम हैं वो हमारे समाजशास्त्रीय नियमों पर आधारित होते हैं, और समाजशास्त्रीय नियम हैं वो मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं, और ये मनोवैज्ञानिक नियम कहीं ना कहीं हमारे जैविकीय और भौतिक नियमों के आधार पर स्थापित होते हैं। तो इस प्रकार स्पेंसर जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मानदंडों को, शुभ या अशुभ की अवधारणा को हमारे एक जैविकीय विकास क्रम की अवस्थाओं के रूप में देखते हैं। हालांकि जो ये मत है वो समीचीन जान नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरह से तो जो मनुष्य है उसके जो संकल्प हैं, उसकी जो चेतना है, उसकी जो स्वतंत्रता की भावना है, उसके जो उत्तरदायित्व की भावना है, वो मात्र एक जाननिक और भौतिक विकास से अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह बात सर्वोचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व है वो किसी प्रकार के वैज्ञानिक नियम से बंधित नहीं होता है, ये मानव की स्वतंत्र चेतना पर आधारित होता है। इसलिए नीति शास्त्र को जाननिक एवं जैविकीय विज्ञानों के आधार पर हम नैतिक संकल्पों या नैतिक मानदंडों, परम शुद्ध या परम सत्य के आदर्शों का निर्धारण नहीं कर सकते। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भौतिक विज्ञान या जैनिकी विधि है ये कहीं ना कहीं नीति शास्त्र के विकास क्रम को समझने में मदद करती है, लेकिन उसकी वैधता को प्रदान करने के लिए विधि उचित नहीं है। कुछ दार्शनिक और विचारक नीति शास्त्र की विधि के रूप में ऐतिहासिक एवं जाननिक प्रणाली का भी प्रयोग करते हैं, और इसी के आधार पर वो नीति शास्त्र की व्याख्या एवं विश्लेषण करते हैं। वो यह मानते हैं कि नैतिक नियम, मानदंड जो हैं वो उनके उत्पत्ति एवं विकास क्रम के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं कि कैसे नीति शास्त्र का किसी समाज में, किसी संस्था में या किसी ऐतिहासिक कालक्रम में किन सामाजिक आदर्शों का, किस सामाजिक मानदंडों का विकास हुआ। उसी के आधार पर वो संस्थाओं एवं उनके आदर्शों के मूल एवं विकास की भी व्याख्या करते हैं। इस क्रम में हर्बर्ट स्पेंसर, अलेक्जेंडर एवं लेस्ली स्टीफेंसन जैसे दार्शनिक हैं, नीतिशास्त्री विचारक हैं, जो ऐतिहासिक, जाननिक एवं जैविकीय प्रणालियों या विधियों के आधार पर नीति शास्त्र के संकल्पों का
या नीति शास्त्र के सामाजिक मानदंडों का, आदर्शों का विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या का समर्थन करते हैं। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स का विवरण यथोचित है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक अर्थशास्त्रीय मानव विकास की व्याख्या करते हुए कि कैसे मानव का विकास आदि मानव से कृषि मानव, शिकारी मानव से मध्ययुगीय मानव, औद्योगिक मानव, फिर वो इस तरह से दिखाते हैं किस प्रकार मानव का विकास अर्थशास्त्रीय कारणों के आधार से प्रभावित होता है। तो मार्क्स भी कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि जो नैतिक मानदंड हैं, जो प्राचीन मानदंड हैं या वर्तमान के जो नैतिक मानदंड हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस काल, देश काल की जो आर्थिक संरचना है उसका परिणाम है। अब हम मनोवैज्ञानिक प्रणाली का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार कुछ दार्शनिकों ने नीति शास्त्र का विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का समर्थन किया है और इसी के आधार पर नीति शास्त्र के या नैतिक सिद्धांतों की रचना की है और उसकी वैधता को भी सुनिश्चित किया है। इस क्रम में हम देखते हैं कि डेविड ह्यूम, जर्मी बेंथम एवं जॉन स्टुअर्ट मिल के नैतिक दर्शन को रख सकते हैं। डेविड ह्यूम ने जैसे बताया कि जो मानव व्यवहार है वो उसके पैशन से डिसाइड होता है, वो रीज़न से नहीं डिसाइड होता है। तर्क जो है वो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि जो मानवीय अभिरुचियां हैं, जो उसके पैशंस हैं, जो वो उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं या कहें उसके नैतिक व्यवहार का भी निर्धारण करते हैं। इस क्रम में जर्मी बेंथम एक साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म या मनोवैज्ञानिक सुखवाद का सिद्धांत लाते हैं। वो बताते हैं कि जो मानव में नैतिकता है उसका आधार ये है कि हम सभी सुखवादी, मानव अपने मानववैज्ञानिक स्वरूप में सुखवादी है और उसी के आधार पर हम मानव के नैतिक संकल्पों को, नैतिक कार्यों को या उसे क्या करना चाहिए इसका विश्लेषण और व्याख्या कर सकते हैं। तो ये सभी दार्शनिक कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मनोवैज्ञानिक प्रणाली का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार नैतिक मानदंड एवं नैतिक निर्णयों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद ही हम मूलतः यह जान पाते हैं कि मनुष्य सुखवादी है। अतः इनके अनुसार नैतिकता जो है वो सुखवादी होना चाहिए, वो हमारी रुचियों पर होना चाहिए, हमारे पैशंस पर होना चाहिए। और वो ये ऐसे दार्शनिक हैं जो मनोवैज्ञानिक प्रणाली का समर्थन करते हैं। नीतिशास्त्र में कुछ कर्तव्य शास्त्री भी ऐसे हैं जैसे कि कडवर्थ, क्लार्क और सेफ्सबरी, जिन्होंने नीतिशास्त्र के आधार में कर्तव्य की विवेचना विश्लेषण की है। उनका भी मानना है, वो भी मनोवैज्ञानिक प्रणाली का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जो हमारा शुभ या अशुभ है या कर्तव्य की जो भावना है या हमारे नैतिक निर्णय का जो स्वाभाविक स्वरूप है वो एक प्रकार की हमारी अंतर चेतना पर आधारित होता है, जो कि जिसका स्वरूप मनोवैज्ञानिक है। इमैनुअल कांट जैसे महान दार्शनिक जिन्होंने अपने निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत स्थापित किया है, वो भी इस प्रकार की पद्धति पर इससे आधारित मानते हैं। इस तरह से जैसे कि हमने ये समझने का प्रयास किया कि नैतिक प्रणाली है या नीति शास्त्र की प्रणाली है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप दार्शनिक है या वैज्ञानिक है। तो हम ये देखते हैं कि ना तो नैतिक शास्त्र की जो प्रणाली का जो स्वरूप है वो पूर्णतः दार्शनिक है या पूर्णतः वैज्ञानिक है। नैतिक प्रणाली जो है वो अनुभवात्मक एवं अनुभवातीत दोनों है। वो नैतिक तथ्यों का मूल्यांकन करती है जो कि अनुभवात्मक हैं, और वो मूल्यांकन का आधार तात्विक होता है जो कि अनुभवातीत भी है। अतः ये जो विधि है, ये प्रणाली है, वो वैज्ञानिक एवं दार्शनिक दोनों है। जैसा कि जेम्स सेथ कहते हैं कि नीति शास्त्र की प्रणाली जो है वो सुकराती है। जैसे सुकरात के दर्शन में हम डायलेटिक्स देखते हैं कि जब भी सुकरात किसी प्रश्न के समाधान के लिए आगे जाते हैं या चर्चा करते थे अपने आसपास के लोगों के साथ, तो वो कभी भी इसमें किसी चीज़ की स्थापना नहीं करते थे। वो एक संदेह से शुरुआत करते थे और एक आलोचनात्मक तरीके से वो प्रश्न को रखते थे और तब तक रखते थे जब तक कि उसका जो उत्तर है वो स्पष्ट ना हो जाए। तो ये गहन चिंतन, बुद्धि परीक्षा, तार्किक चिंतन के बाद की जो प्रणाली होती है वो दार्शनिक प्रणाली है। जैसे कि प्रोफेसर वुंट के अनुसार इस प्रणाली में विश्लेषण, चिंतन, सामान्यीकरण, आगमन एवं निगमन भी है। तो वुंट कहते हैं कि जो नीति शास्त्र की प्रणाली है वो समन्वयात्मक है, वो दार्शनिक भी है और वैज्ञानिक भी है। अब हम आगे इस व्याख्यान में नीति शास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध
को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि नीति शास्त्र जो है वो मूलतः मानव आचार और मानव व्यवहार से संबंधित है, और अन्य विज्ञान जो हैं जैसे कि मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, ये सभी कहीं न कहीं मानवीय व्यवहार को समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, या एक बेहतर समाज की स्थापना कैसे की जाए, मानव का चिंतन कैसा हो, या मानव के आचरण कैसे हों, या मानव के सामाजिक व्यवहार कैसे हो, इन सभी का अध्ययन ये शास्त्र करते हैं। नीति शास्त्र इस संदर्भ में बहुत ही वृहत है, व्यापक है, क्योंकि नीति शास्त्र मानव आचार और व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस तरह से ये सभी जो विज्ञान हैं वो कहीं न कहीं नीति शास्त्र में समाविष्ट होते दिखते हैं, क्योंकि किसी राजनीतिक नियम का भी नैतिक मानदंड के आधार पर मूल्यांकन होगा। जैसे सभी व्यक्तियों के अधिकार समान होने चाहिए, तो वैसे राजनीतिक अधिकार और कर्तव्य राजनीतिक प्रश्न हैं, लेकिन ये समान होने चाहिए, एक नैतिक मानदंड है। उसी प्रकार समाज को हमेशा निम्न वर्गों की सहायता करनी चाहिए। तो समाज को तो वैसे हर वर्गों के साथ सहायता होनी चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं समाज को हमेशा निम्न वर्गों की तरफ ध्यान देना चाहिए या अल्प समूहों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो एक नैतिक मूल्यांकन होता है। तो इस तरह से हमें समझ पाते हैं कि जो हमारे संकल्प हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे नीति शास्त्र से संबंधित होते हैं। कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो चाहने की जो प्रक्रिया है वो मनोवैज्ञानिक है, लेकिन जो मैं अच्छा करना चाहता हूँ, जो अच्छा है, जो गुड है, उसका सिद्धांत जो है वो नैतिक है। तो इस तरह से नीति शास्त्र का संबंध कला, विज्ञान एवं पेशेवर नैतिकता से भी होता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, तो कहीं ना कहीं नीति शास्त्र केवल व्यक्तिगत सामाजिक जीवन संबंधित नहीं है, वो हमारे पेशेवर नैतिकता से भी संबंधित है। जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि जीवन का मुख्यतः संबंध आचार से है। जैसे कि तर्कशास्त्र एवं संदर्भशास्त्र का क्षेत्र भी आचार व्यवहार में ही सम्मिलित है। तो म्यूरहेड के अनुसार, म्यूरहेड एक दार्शनिक मानते हैं कि जो कलाकार या लेखक अपनी कला, अपनी रचना के लिए भरसक प्रयत्न नहीं करता, उसके लिए सभी प्रकार के यत्न नहीं लगाता, वो ना तो केवल निम्न स्तर का कलाकार, रचनाकार है, बल्कि वह एक बुरा व्यक्ति भी है, क्योंकि उसमें अपने कार्य को अच्छा करने की प्रवृत्ति नहीं है, जो कि एक नैतिक प्रवृत्ति है। तो इस तरह से हम अगर ये कहें कि पेशेवर जो नैतिकता है, कि अगर मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ तो वो ऑफिस का काम है, केवल ये मानना सही नहीं है। ऑफिस काम अच्छा करने के लिए मेरे अंदर एक पेशेवर नैतिकता होनी चाहिए। जैसे कि एक मूर्तिकार केवल मूर्ति का निर्माण करे और ये न सोचे कि उसकी मूर्ति एक अच्छी मूर्ति बनेगी, या डॉक्टर अपने मरीज के लिए यह ना सोचे कि उसे मरीज को स्वस्थ कैसे करना है, अच्छा कैसे करना है, मात्र वो इलाज करे, दवाइयाँ दे और अपने पैसे ले। या वकील भी ऐसे ही केवल अपने न्यायिक ज्ञान का प्रदर्शन करे और यह ना सोचे कि समाज में अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए और निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि नीति शास्त्र का संबंध सभी प्रकार के विज्ञानों से और पेशेवर नैतिकता से भी है, और यह मनुष्य की चेतना और उसके व्यक्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। अब हम देखते हैं कि कैसे नीति शास्त्र का संबंध भौतिक विज्ञान से है। दोनों विज्ञान के आधार अलग अलग हैं, दोनों में एक अप्रत्यक्ष संबंध है। नीति शास्त्र का आधार जो है वो प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। नीति शास्त्र एक नियामक विज्ञान है, लेकिन भौतिक विज्ञान जो है एक तथ्यात्मक विज्ञान है। हाँ, भौतिक विज्ञान की जो व्याख्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो वायु, अग्नि, तूफान, बारिश, जल, जो भूकंप, बाढ़, ये सब के जो कारण हैं उनको समझने का प्रयास में सहायता करती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों के निर्माण में सहायता मिलती है, या उनके उस सब भाव को हम समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान हमें परिवेश के ज्ञान की समझ देकर नैतिक जीवन में सहायता तो करता है, लेकिन नैतिक विज्ञान के मानदंड भौतिक विज्ञान के मानदंड अलग अलग हैं। यानी नैतिक विज्ञान के मानदंड भौतिक विज्ञान के मानदंडों से निर्धारित नहीं होते हैं। भौतिक नियम जो हैं या भौतिक जो विज्ञान है वो नियंत्रणवाद पर आधारित है। नियंत्रणवाद का तात्पर्य है कि पूरा जो विश्व है वो एक कारण की श्रृंखला है, इनमें भौतिक सिद्धांत कार्य करते हैं, उसी के आधार पर ये बंधे हुए हैं। जैसे मैं अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे आती है, तो यह गुरुत्वाकर्षण नियम से बाधित है। ये एक यंत्रवाद है जिसमें विश्व एक वृहत मशीन की तरह है
इसके सभी यंत्र हैं और सभी यंत्र जो हैं वो पूर्व निर्धारित नियमों से बाधित हैं और व्यवस्थित हैं। लेकिन नीति शास्त्र में हम देखते हैं, नीति शास्त्र में हमें मानवीय व्यवहार का जो आधार है वो कहीं न कहीं उसकी स्वतंत्रता और उसका उत्तरदायित्व की भावना है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नीति शास्त्र और भौतिक विज्ञान में एक अप्रत्यक्ष अपरोक्ष संबंध तो है, दोनों एक दूसरे की सहायता तो करते हैं, लेकिन नीति शास्त्र और भौतिक विज्ञान दोनों अलग अलग हैं। इनके आधार, इनके दृष्टिकोण और उनका स्वरूप क्षेत्र, विषय क्षेत्र भी अलग अलग है। नीति शास्त्र का विषय क्षेत्र भौतिक शास्त्र से ज़्यादा व्यापक है। नीति शास्त्र का संबंध हम जीव विज्ञान से देखते हैं तो जैसे कि डार्विन ने अपने योग्यता की उत्तरजीविता या मानव जाति के संघर्ष में ये दिखाने का प्रयास किया कैसे मानव जातियाँ अपने शुभ को लेकर के आगे बढ़ती हैं, अपने अच्छे को लेकर के कैसे वो प्रयास करती हैं और कैसे एक जाति दूसरी जाति पर आक्रमण करके आगे बढ़ करके अपने आप को स्थापित करती है। तो इसी के आधार पर जैसे हार्बर्ट स्पेंसर जैसे दार्शनिकों ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स में जैविक आधार पर नीति शास्त्र की व्याख्या करने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि जो जैविक विज्ञान है उसका नैतिक व्यवहार से संबंध है। जैसे कि हमारे जो नैतिक विचार हैं या जो अच्छे या बुरे के विचार हैं वो ये मानते हैं स्पेंसर की वो पशुओं में भी होते हैं, उनके अंदर भी ये अवधारणा सुख दुख की अवधारणा होती है, अच्छे बुरे की अवधारणा होती है। बस इसका एक विकास क्रम है कि हमें ये ज़्यादा विकसित रूप से प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सारे मानदंड हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात निहित होती है कि वो मानवीय कल्याण के लिए होती है, मानवीय ह्रास के लिए नहीं होती है। तो कोई भी पशु हो या व्यक्ति अपना ह्रास नहीं करता। लेकिन इस आधार पर यह कहना कि नैतिक विज्ञान जैविक ज्ञान से बंध है, ये उचित नहीं है, ये उस पर आधारित नहीं है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी लें तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि सभ्य समाज, नैतिक समाजों पर हम कमज़ोर वर्गों को भी देखते हैं जिनके लिए कल्याण योजनाएं लाई जाती हैं और वहाँ पर स्त्रियों की रक्षा की जाती है, बूढ़ों का ख्याल रखा जाता है, बच्चों का भी ख्याल रखा जाता है और एवं दिव्यांगों की भी रक्षा के प्रयत्न किए जाते हैं, उनके भी विकास के प्रयत्न किए जाते हैं। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि कि जैविक विज्ञान का अप्रत्यक्ष संबंध नीति शास्त्र से है, लेकिन ये एक दूसरे की ना तो शाखा है, ना संबंधित हैं, ना ही इन दोनों के आधार समान हैं। तो नीति शास्त्र जीव विज्ञान में इनकी प्रकृति को लेकर के अंतर है, जहाँ जीव विज्ञान की प्रकृति जो है वो तथ्यात्मक है, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है और वही नीति शास्त्र जो है वो संकल्प आधारित है, अनुभवातीत है। इनके विषय क्षेत्र भी अलग अलग हैं। नीति शास्त्र का विषय क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है, इनके दृष्टिकोणों में अंतर है। जहाँ जीव विज्ञान का दृष्टिकोण वास्तुनिष्ठ है, नीति शास्त्र का अंतर्निष्ठ है, आत्मगत भी है, अतः ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम नीति शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के संबंध की व्याख्या को भी समझने का प्रयास करते हैं। नीति शास्त्र का संबंध दर्शन शास्त्र से काफ़ी गहरा है। बहुत लोग या ये मानते हैं कि जो नीति शास्त्र है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र अपने स्वरूप में ज़्यादा व्यापक एवं समग्र है। वो केवल नैतिक कर्मों संकल्पों की व्याख्या नहीं करता, बल्कि उनसे जुड़े विश्व की आत्मा के अमरता, आत्मा एवं ईश्वर के अस्तित्व एवं परम सत्य द्रव्य की भी व्याख्या का विश्लेषण करता है। तो नैतिक आदर्श विश्व की नैतिक व्यवस्था पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं जो नैतिक संकल्प हैं वो नैतिक व्यवस्था पर आधारित हैं और नैतिक व्यवस्था और जो आदर्श विश्व व्यवस्था है उसके लिए हमें दार्शनिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह दर्शन का विषय क्षेत्र भी है। नैतिक निर्णय वस्तु एवं व्यक्ति की प्रकृति के बारे में है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के कर्मों की प्रकृति या संकल्पों की प्रकृति जानने के लिए भी हमें वस्तु एवं व्यक्ति की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए और इस तरह से नीति शास्त्र को इसके लिए दर्शन का सहारा लेना पड़ता है। नैतिक मान्यताओं का दार्शनिक विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि हम समझते हैं कि जो भी नैतिक मान्यताएं हैं, शुभ अशुभ की, कर्तव्य की, तो कहीं ना कहीं उनको हम ईश्वर के अस्तित्व से भी जोड़ देते हैं, आत्मा की अमरता से भी जोड़ते हैं, उसके स्वतंत्रता उत्तरदायित्व को भी जोड़ते हैं। तो ये सभी जो दार्शनिक प्रश्न हैं या समस्याएं हैं वो नीति शास्त्र की समस्याएं दार्शनिक प्रश्न भी हैं। तो इस तरह से नैतिक मान्यताएं जो है, हमारी जो नैतिक विचार हैं या संकल्पनाएं हैं, उनके आधारभूत में कुछ तात्विक और दार्शनिक सिद्धांत हैं। इस प्रकार से नीति शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र की निर्भर करता है। नीति शास्त्र मनुष्य को एक चेतन प्राणी मानकर जगत से मनुष्य के संबंध की व्याख्या करता है। इसी क्रम में दर्शन भी आत्मा की चेतना की बात करता है। वो ईश्वर, संसार एवं आत्मा से संबंध के विश्लेषण के लिए दर्शन की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार समझते हैं कि दर्शन कहीं ना कहीं नीति शास्त्र को उसके जो मुख्य आधारभूत संकल्पनाएं हैं, जो
मनुष्य की चेतना है, आत्मा की अमरता है, ईश्वर का अस्तित्व है, संकल्प की स्वतंत्रता है, उत्तरदायित्व की भावना है। इस तरह के दार्शनिक प्रश्नों के आधार पर ही नीति शास्त्र अपने नैतिक संकल्पों की व्याख्या या उनमें जो भेद उत्पन्न होते हैं उनका विश्लेषण कर पाता है। तो दर्शन की तात्विक समस्याएं भी नीति शास्त्र की भी समस्याएं हैं। जैसे कि कुछ अन्य सिद्धांत जैसे कर्म का सिद्धांत, आत्मा का स्वरूप एवं उसकी अमरता, पुनर्जन्म में विश्वास एवं उसका अस्तित्व, ये सभी जो अवधारणाएं हैं वो नीति शास्त्र में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही समस्यात्मक हैं, उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि उनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। व्यक्ति और समाज का संबंध, आत्मा एवं जगत का संबंध, ईश्वर एवं आत्मा का संबंध और ईश्वर व्यक्ति का संबंध, व्यक्ति में शुभत्व, पूर्णत्व एवं सत्य को जानने की जो अनंतर इच्छा है उसकी प्राप्ति, तो ये कहीं ना कहीं हमें कुछ अज्ञेय तात्विक सिद्धांतों से जोड़ देती हैं। तो इस तरह से नीति शास्त्र और दर्शन दोनों ही तात्विक विचार करते हैं। अतः नीति शास्त्र को दर्शन की शाखा मानना समीचीन प्रतीत होता है और इनमें एक अत्यंतिक घनिष्ठ संबंध है। यहाँ कुछ दार्शनिक अवधारणाएं की चर्चा आवश्यक है। जैसे कि हम दर्शन में अशुभ की समस्या देखते हैं और उसका संबंध ईश्वर के अस्तित्व से भी होता है। यह समस्या इस प्रकार से दर्शन शास्त्र में मायने रखती है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर ने इस विश्व की रचना की है तो इस जगत में अशुभ कैसे संभव होता है। तो अशुभ अपने आप में एक समस्या तब बन जाता है क्योंकि वो ईश्वर की सर्वशक्तिमता के साथ सही नहीं बैठता, इनमें दोनों में विरोधाभास है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि दर्शन की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जो हैं वो नैतिक समस्याओं को भी जन्म देती हैं। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो आत्मा की अमरता का सिद्धांत है, जैसे कांट ने भी अपने दर्शन में कुछ नैतिक संकल्पनाओं को महत्व दिया है। हालांकि कांट मानते हैं कि जो नैतिकता है वो धर्म से पहले है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो ईश्वर का अस्तित्व है वो नैतिकता के लिए आवश्यक पूर्व मानता है। उसी प्रकार आत्मा की अमरता भी नैतिकता के लिए आवश्यक पूर्व मानता है, क्योंकि जो महान आदर्श हैं ये संभव नहीं है व्यक्ति के लिए कि वो उनकी प्राप्ति इसी जन्म में कर ले। इसलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को भी मानना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो दर्शन शास्त्र की मुख्य समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं नीति शास्त्र की भी मुख्य समस्याएं हैं और वो उसकी स्वरूप एवं प्रकृति को प्रभावित करती हैं और नैतिक संकल्पों की विवेचना विश्लेषण के लिए वो बहुत मूल स्रोत बन जाती हैं। इस तरह से हालांकि नीति शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र अत्यंत घनिष्ठ हैं पर उनके आधारों में अंतर है। दर्शन शास्त्र का जो आधार है वो तथ्यात्मक एवं जो अपरोक्ष अनुभूति दोनों के आधार पर है, लेकिन नीति शास्त्र का जो आधार है वो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहारिक अनुभव है या प्रत्यक्ष अनुभूति भी है। इस तरह से दर्शन शास्त्र जो है वो ईश्वर, आत्मा, विश्व, द्रव्य इन सब की व्याख्या करता है। नीति शास्त्र हमारे नैतिक मानदंडों, संकल्पों की, उनकी स्वतंत्रता की, उत्तरदायित्व की भावना की व्याख्या करता है। तो दोनों के आधार भिन्न भिन्न हैं, इनकी प्रकृति भी अलग अलग है। दर्शन शास्त्र की जो प्रकृति है वो गूढ़ है, इसमें बहुत चिंतन है, आलोचनात्मक है, ये समग्रकारी है। नीति शास्त्र की जो प्रकृति है हालांकि वो दर्शन से संबंधित है लेकिन फिर भी थोड़ी सीमित है, थोड़ी सामाजिक व्यवहार पर ज़्यादा निर्भर करती है। इन दोनों के विषय क्षेत्र में भी अंतर है। दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र नीति शास्त्र के विषय क्षेत्र से ज़्यादा समग्र है। नीति शास्त्र के प्रश्नों में मुख्यतः नैतिक कर्म, नैतिक संकल्प, उत्तरदायित्व की भावना, नैतिक मानदंडों का निर्धारण, ये सब आते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र के विषय क्षेत्र में द्रव्य का स्वरूप, जगत का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, इनका आपस में संबंध, शुभ और अशुभ की धारणा, बहुत सारे प्रश्न दर्शन के प्रश्न होते हैं। अब इस क्रम में हम नीति शास्त्र का राजनीति से संबंध एवं उनके अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति शास्त्र को हम इस तरह समझ सकते हैं कि राजनीति शास्त्र हमें यह दिखाता है कि एक राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्य किस तरह से समायोजित सुनिश्चित किए जाने चाहिए, या राजनीतिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, राजा का स्वरूप क्या होना चाहिए, या सरकारों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सरकारों के स्वरूप में व्यक्तियों के अधिकार कैसे सुनिश्चित किए जाने चाहिए, या लोक कल्याण, जन कल्याण या समाज कल्याण किस तरह से राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा व्यवस्थित होना चाहिए। इस तरह की चर्चा को हम
राजनीति विज्ञान से जोड़ते हैं। कुछ दार्शनिकों का मानना है, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, स्पिनोजा व हेगेल, वो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र की शाखा मानते हैं। वो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग नहीं करते। वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो नीति शास्त्र का हिस्सा है। तो जो नैतिक रूप से उचित है वही राजनीतिक रूप से भी सही है, यानी राजनीतिक नियमों को भी नैतिक नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य है वो बहुत बड़े अक्षरों में कुछ और नहीं, बस व्यक्ति है। और हेगल भी मानते हैं कि जो राज्य की अवधारणा है वो ईश्वर का इस धरती पर अवतरण है, तो राज्य को बहुत प्रमुखता देते हैं। लेकिन इन संदर्भों में कहीं ना कहीं ये दार्शनिक नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र के रूप में ही व्याख्यायित और विश्लेषित करते नजर आते हैं। वहीं कुछ दार्शनिक जैसे कि हॉब्स एवं बेन, इन नीति शास्त्रियों का मानना है कि जो नीति शास्त्र है वो राजनीति शास्त्र का ही भाग है, वो इससे अलग नहीं है। यानी राजनीतिक नियम जो है वही नैतिक नियम है। राजा के लिए कोई नियम नहीं होता, जो नियम है वो राजा ही बनाता है, या राजनीतिक नियम ही जो है वो नैतिक नियम है। तो लेकिन हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक शास्त्र है वो नीति शास्त्र है, उनके उद्देश्य अलग अलग हैं, उनकी विषय वस्तु एवं स्वरूप में भी भिन्नताएं हैं। नीति शास्त्र व्यक्ति के नैतिक मानदंडों का विश्लेषण करता है, वहीं राजनीतिक शास्त्र का उद्देश्य जन कल्याण है। नीति शास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिक संकल्प, व्यक्तिक नैतिक कर्मों का विश्लेषण है। राजनीति शास्त्र ये देखता है कैसे राजनीतिक सिद्धांत हैं, जो नियम हैं या जो सरकारें हैं या जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार वो जन कल्याण या लोक कल्याण को सुनिश्चित करती हैं। तो राजनीति के लिए उसका लोक उपयोगिता पर आधारित होना आवश्यक है। नीति शास्त्र का जो आधार है वो नैतिक पूर्णता है। म्यूरहेड के अनुसार नीति शास्त्र नैतिक निर्णय का विश्लेषण करता है, वहीं राजनीतिक शास्त्र का संबंध सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के विश्लेषण से है। तो यहाँ पर देखते हैं कि नीति शास्त्र किस प्रकार से हमारे नैतिक निर्णयों का, कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, बुरा है, क्या मुझे करना चाहिए, इस संबंध में वो विश्लेषण देता है। लेकिन राजनीति शास्त्र इस संबंध में विश्लेषण करता है कि कैसे हमारी सामाजिक संस्थाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का उनका अधिकार एवं कर्तव्य क्या होना चाहिए, उन्हें लोक कल्याण के लिए, व्यक्ति के अधिकारों के लिए किस प्रकार से समाज में कार्य करना चाहिए। तो राजनीतिक एवं नैतिक नियमों के स्वरूप में भी काफ़ी भिन्नता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जो राजनीतिक नियम हैं वो कहीं ना कहीं उनमें एक भय का तत्व होता है, एक मस्ट का एलिमेंट होता है। मतलब नैतिक नियम है या कहें जो लीगल है, या जो पॉलिटिकल है, वो जो रूल है, उसमें कहीं ना कहीं फियर है, एक भय है, एक बाह्य तत्व है जो हमें ये मजबूर करता है कि हम उसका कार्य पालन करें। तो राज्य में दंड एवं भय की अवधारणा के आधार पर लोग नैतिक नियमों का पालन करते हैं। तो राजनीतिक नियम कहीं ना कहीं बल प्रयोग पर आधारित है, वहीं नैतिक नियम जो है वो हमारे संकल्प की स्वतंत्रता एवं नैतिक चरित्र पर आधारित है। मतलब नैतिक जो नियम है, जो नैतिक विज्ञान है, वो संकल्प की स्वतंत्रता को देखता है, वो मनुष्य के भय को नहीं, बल्कि कैसे एक मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्तरदायित्व की भावना से कोई अच्छा कार्य करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है या कोई सही कार्य करता है। इस तरह से हम एक अवधारणा कांट के दर्शन में भी इसका एक बहुत सुंदर विवरण मिलता है हमें, कि जो अन्य नियम है, जो कांट जिस तरह से नैतिकता का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जो नैतिकता है, ये जो नैतिक विज्ञान है, ये नैतिक संकल्प जो होना चाहिए वो ऑटोनॉमस होना चाहिए। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वप्रचालित, यानी जो स्वयं से प्रचालित हो, जिसका नियमन, जिसका निर्धारण, नियमन और स्थापना मैं स्वयं करूं और स्वयं ही सुनिश्चित करूं कि मैं उसको पूर्ण करता हूं। वो किसी बाह्य कारण पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से राजनीतिक नियम जो हैं वो हेटेरोनॉमस हैं, क्योंकि वो बाह्य तरीके से हमारे ऊपर काम करते हैं। लेकिन नैतिक नियम जो हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं, वो हमारे अंदर संकल्प की स्वतंत्रता के आधार पर, उत्तरदायित्व की भावना के आधार पर हमारे अंदर उत्थापित होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम कार्य करते हैं। तो नीति शास्त्र का जो विज्ञान है वो आत्मगत विज्ञान है, वो हमारे संकल्पों का विज्ञान है, हमारी आत्मचेतना का विज्ञान है। और राजनीति शास्त्र जो है
वो एक वस्तुगत विज्ञान है, वो वास्तविक तथ्यों पर आधारित है, वो कैसे संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, राज्य संस्थाएं काम करती हैं उस पर आधारित है, और किस तरह से वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती हैं इस पर भी आधारित है। अब हम इसके संबंध को अधिक समझने का प्रयास करेंगे तो जो इसके स्वरूप को देखते हैं तो नैतिक नियम अधिक व्यापक हैं, क्योंकि राजनीतिक नियम भी उनके अधीन हैं। जैसे हम तत्कालीन राजनीति पर चर्चा के संदर्भ में देखें तो जैसे हम कहते हैं कि समाज के हर व्यक्ति का राजनीति में एक समायोजन होना चाहिए, तो जो वोट का अधिकार है, व्यक्ति के वोट का अधिकार है, वो हर व्यक्ति को समानता के अधिकार पिलाता है कि वो अपना वोट दे और सरकारों का चयन में अपनी भूमिका निर्धारित करे। उसी प्रकार जैसे हम ग्राम में छोटी छोटी जो सरकारें होती हैं, जो ग्राम कार्यपालिकाएं होती हैं, उनका निर्धारण भी देखते हैं, किस तरह से हम केंद्रीय शक्ति का वियोजन करते हैं, यानी शक्ति और संपत्ति का वितरण भी समान और न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नैतिक नियम जो हैं वो राजनीतिक सिद्धांतों को भी परिचालित करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नियम उनके अधीन होते हैं। लेकिन इन दोनों ही विज्ञानों की जो विशेषता है वो ये है कि दोनों ही विज्ञान मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उनके नियमन के लिए ही नियम का निर्माण करते हैं। तो दोनों ही एक नियामक विज्ञान है। कुछ दार्शनिक जैसे प्लेटो एवं गांधी ये मानते हैं कि अच्छे समाज के लिए राजनीति नैतिक नियम, जो राजनीतिक नियम हैं उनका नैतिकता के द्वारा शासन होना चाहिए। वो ये मानते हैं कि जो राजनीति है वो नैतिकता के आधार पर परिचालित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण अंतर पर ध्यान देना चाहिए। कुछ दार्शनिकों ने इसके संबंध में चर्चा की है कि जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक नैतिकता है उसमें अंतर होता है। यद्यपि कि राष्ट्रों को या राजनीतिक शक्तियों को कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जो हित है उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जब हम उसके स्वरूप की चर्चा करते हैं, एक राष्ट्र के स्वरूप की और व्यक्ति के स्वरूप में, जब व्यक्ति के स्वरूप की चर्चा करेंगे और नैतिकता के संदर्भ में, तो यह अलग है। हम व्यक्ति के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि उसकी अभिरुचि क्या है, उसके संकल्प क्या है, उसके कर्म क्या है, उसमें प्रेम की भावना क्या है, गुस्से की भावना क्या है, अपराध बोध क्या है, बदले की भावना क्या है। लेकिन राष्ट्र के रूप में यह जो सोच है वो एक अलग तरीके से होती है, क्योंकि व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार एवं संबंध राष्ट्रों के व्यवहार एवं संबंधों में अंतर होता है। जब कोई राष्ट्र आपस में व्यवहार करते हैं तो वो अलग तरीके से करते हैं। व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार को हम अधिक आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे कि अरविंद भी कहते हैं कि विभिन्न देशों के परस्पर अधिकार एवं कर्तव्य तो हो सकते हैं, परंतु उनमें प्रेम नहीं हो सकता। यानी राष्ट्र के अंदर व्यक्ति का तो राष्ट्र से प्रेम हो सकता है, हमारे राष्ट्रों के मध्य भी अधिकार और कर्तव्य हो सकते हैं, विभिन्न राष्ट्रों के अधिकार कर्तव्य हो सकते हैं, हमारे एक दूसरे को लेकर के कुछ कमिटमेंट सकते हैं, कुछ ऑब्लिगेशन तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रेम की अवधारणा नहीं होती। गीता में भी हम देखते हैं कि जो लोक धर्म है उसको व्यक्ति धर्म से अलग माना गया है, और इस तरह से हम ये समझ पाते हैं कि राज्य शासन का आधार नैतिकता तो है, परंतु इसका संबंध व्यक्तिगत कल्याण से ना होकर के लोक कल्याण से है। तो नैतिकता यानी शास्त्र कहीं ना कहीं व्यक्ति के आधार पर उसकी व्याख्या करती है, उसके संकल्पों की, उसके कर्मों की, उसके नैतिक निर्णयों की व्याख्या करती है। लेकिन राजनीति का संबंध केवल व्यक्ति से ना होकर के समूह से भी है, समाज से भी है, राष्ट्र से भी है, और वहाँ इस संदर्भ में इसकी जो भूमिका है, इसकी जो नैतिकता है वो व्यक्ति की नैतिकता से पृथक है। हालांकि गांधी के जो सत्य और अहिंसा का प्रयोग हैं वो उन्होंने न केवल व्यक्ति के स्तर पर बल्कि राजनीतिक जीवन के स्तर पर भी किए हैं, और इस संबंध में वो काफ़ी उसमें विवाद भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यही विवाद बनता है कि कैसे हम सत्य और अहिंसा का प्रयोग ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में करते हैं, क्या हम राष्ट्र के संदर्भों में वैसे कर सकते हैं या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हुए नैतिकता का धर्म से जो संबंध है उसका विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ दार्शनिक जैसे कि प्रिंगल, पैटिंसन एवं ब्रैडले वो मानते हैं कि धर्म एवं नैतिकता में एक घनिष्ठ संबंध है। धर्म और नैतिकता भिन्न भिन्न नहीं है। वो ये मानते हैं कि नैतिकता का जो उद्गम जो है वो कहीं ना कहीं तात्विक एवं धार्मिक सिद्धांतों से कल्पनाओं पर आधारित है। जो परम सत परम शुभ या क्या अवधारणा है वो कहीं ना कहीं ईश्वर से निर्धारित होती है, और जो ईश्वर है वो धर्म का भी केंद्रीय विषय है,
वही ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे नैतिक शुभ, हमारे कर्तव्य की अवधारणा के भी परम विषय है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि कुछ दार्शनिक जैसे कि देकार्त, जॉन लॉक, विलियम पैले, ये कहते हैं कि नैतिकता जो है, वो जो धर्म है वो नैतिकता से पहले है। यानी ईश्वर जो है वो नैतिकता से पहले है। ईश्वर ने ही ये सारे नैतिक नियमों का निर्माण किया है। ये दैवी नियम ही नैतिक नियम है। यानी ईश्वर जो है वो सृष्टि से बाहर है, वो तटस्थ है नियमों से। इन नैतिक या दैवी नियमों का प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता है। इस तरह की अवधारणा कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से सृष्टि को अलग करके जो अवधारणा है वो उचित नैतिक संदर्भ में बहुत उचित जान नहीं पड़ती। वहीं इसके समक्ष हम देखते हैं कि स्पिनोज़ा की अवधारणा है, जहाँ ईश्वर जो है वो संसार में है, संसार में विलीन है। तो सभी शुभ अशुभ का जो अवधारणा है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में ही है। तो वह अवधारणा व्यवहारिक नैतिक संदर्भ में या व्यक्ति को संतुष्ट करने के संदर्भ में ज़्यादा समीचीन जान पड़ती है। यहाँ हम इमैनुअल कांट का भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि क्या धर्म नैतिकता से पहले है या नैतिकता धर्म से पहले है? क्या धर्म नैतिकता पर आधारित है या नैतिकता धर्म पर आधारित है? इसका विश्लेषण बहुत आवश्यक है। तो जैसे कांट मानते हैं कि जो धर्म है वो नैतिकता पर आधारित है। ईश्वर नीतिशास्त्र की आधारभूत मान्यता है, आत्मा की अमरता भी नीतिशास्त्र की आधारभूत मान्यता है। लेकिन कांट यह मानते हैं कि नैतिकता जो है वो निरपेक्ष है, वो धर्म पर आधारित नहीं है, वो धर्म से पहले है। यानी उनके अनुसार जो ईश्वर है वो भी नैतिक है, वो भी नैतिक व्यवस्था का हिस्सा है। वो एक नैतिक निर्णय देता है, वो एक जज की तरह है जो हमारे नैतिक कर्मों के आधार पर हमारे जो शुभ अशुभ है उसका निर्धारण करता है। तो कहीं ना कहीं नैतिकता और धर्म एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये कहना कि नैतिकता धर्म से पहले या धर्म नैतिकता से पहले है, ये उचित नहीं है, क्योंकि बिना नैतिक हुए इंसान धार्मिक नहीं हो सकता और बिना धार्मिक हुए नैतिक संकल्पों को बल नहीं मिल सकता। तो ईश्वर का अस्तित्व एवं आत्मा की अमरता धर्म एवं नैतिक दोनों मान्यताओं का आधार है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो धर्म और नैतिकता का संदर्भ है उसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम ये देख पाते हैं कि जो धर्म है वो एक नैतिक जीवन के लिए भावनात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है, वहीं नैतिकता जो है वो धर्म के लिए एक नैतिक संकल्प का निर्माण करती है। लेकिन दोनों का ही स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना अगर कोई व्यक्ति अनैतिक है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता, या कोई धर्म जो हमें अनैतिक अनर्गल सिद्धांतों का व्याख्यान करता है वो भी सही धर्म नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार नैतिकता और धर्म एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसमें पहले और बाद के भाव का उतना तार्किक महत्व तो नहीं है जितना कि इनके संबंध का, इनके एक दूसरे के प्रभाव का दिखता है। अब इस व्याख्यान क्रम में हम कैसे नीति शास्त्र का समाज शास्त्र संबंध है इसका दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। नैतिकता जैसे कि हम समझते हुए आए हैं का आधार बिंदु जो है व्यक्ति की संकल्प चेतना है, उसके नैतिक कर्म, उसके नैतिक निर्णय की अवधारणा है। व्यक्ति का संबंध सामाजिक संबंध से अत्यंत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो बिना समाज की अवधारणा, सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं को समझे हुए हम किसी व्यक्ति की नैतिकता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। बिना सामाजिक पृष्ठभूमि को जाने हुए हम उसके नैतिकता का विश्लेषण नहीं कर सकते। उसके संकल्पों की, उसकी संचेतना को, उसके नैतिक निर्णयों की जो के आधार बिंदु हैं उनको समझने के लिए हमें उसका सामाजिक संदर्भ भी समझना आवश्यक होता है। जैसा कि प्रोफेसर हेज का मानना है कि मनुष्य के नैतिक कर्मों का आधार सामाजिक मान्यताएं और संस्थागत मूल्य होते हैं। यानी जो नैतिक आधार, जो नैतिक कर्म हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के, उसके परिवार की जो नैतिकता है उससे प्रभावित होते हैं। तो जो हमारी नैतिकता है वो हमारे समाज से प्रभावित होती है। बिना समाज के हम नैतिकता की अवधारणा को नहीं समझ सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत नैतिकता का कोई तात्पर्य नहीं होता है जब तक कि वो समाज में निहित ना हो, या उसकी जब तक कोई एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी ना हो, संबंधों के प्रति जिम्मेदारी ना हो। पिता की नैतिकता पुत्र के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में ही समझी जा सकती है।
पिता की नैतिकता निरपेक्ष पिता के आधार पर समझी नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं नैतिकता का जो आधार है वो समाज है। समाज में ही नैतिकता का उदय होता है और उसी के आधार पर हम नैतिक कर्मों की व्याख्या कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक कर्म हैं, वो हम सामाजिक एवं संस्थागत मूल्यों से भी निगमित होते हैं। समाज से परे व्यक्ति की नैतिकता का कोई महत्व नहीं है और उसका मूल्यांकन भी एकांगी होगा। जैसे कि प्रोफेसर कार्नेज का मानना है कि जो हमारे अंदर जो सही और अच्छे की अवधारणा है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे दोस्तों से, हमारे लोगों से, हमारे आसपास के माहौल से और सामूहिक अनुभव से निर्धारित होती है। तो जो हमारे जो अच्छे कर्मों का जो अंतर होता है कि एक्स व्यक्ति ने वाई से अच्छा किया, वाई ने जेड से अच्छा किया, ये कहीं ना कहीं हमारे परस्पर संबंधों के आधार पर होती है, ये सामूहिक भावना से निर्धारित होती है। तो जो सामाजिक उन्नति भी है वो व्यक्तियों की नैतिक उन्नति पर आधारित है, क्योंकि समाज और व्यक्तियों के अंतर संबंध होते हैं। तो नैतिक उन्नति के लिए सामाजिक उन्नति का भी होना उतना ही आवश्यक है। यदि परिवार सुखी नहीं होगा, खुश नहीं होगा, या बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का पिता और माता ख्याल नहीं रखेंगे, तो बच्चों में भी नैतिक पतन स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो सामाजिक उन्नति है वो नैतिक उन्नति को भी प्रभावित करती है। लेकिन हमें ये समझना है कि जो नीति शास्त्र का उद्देश्य है वो व्यक्तिगत है। सामाजिक जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, लेकिन सामाजिक शास्त्र का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। नीति शास्त्र का भी यही उद्देश्य है कि वो कैसे व्यक्ति और समाज में इस तरह से सामंजस्य स्थापित करे कि वो इस प्रकार के मानदंड दे, आदर्शों का निर्माण करे, जिससे व्यक्ति और समाज परस्पर एक दूसरे कर्तव्य को लेकर जागरूक हों, उन्हें पूर्ण करें और स्वस्थ समाज की रचना करें। अब हम ये देखते हैं कि जो यह सामंजस्य है, जो समाज और व्यक्ति का सामंजस्य है, यह नीति शास्त्र अपने आदर्शों की रचना जिससे कि समाज में सामंजस्य स्थापित हो तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो सामाजिक रीति रिवाज, इसके परंपरा व्यवहार को ना समझे। यह संभव नहीं है। अतः नीति शास्त्र समाज शास्त्र पर इसके लिए निर्भर है। समाज शास्त्र भी नीति शास्त्र पर इन सभी मानदंडों के नैतिक मूल्यांकन को लेकर निर्भर है। यानी समाज शास्त्र जो समाज है, जो स्वस्थ समाज है, वो किस तरह के सामाजिक आदर्शों का निर्माण करे या वो किस तरह के सामाजिक नियमों का निर्माण करे, इसके लिए उसे नीति शास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। समाज कोई भी अपना नियम ऐसे नहीं बना सकता, उसके आधार में कहीं न कहीं सत्य, शुभ, सही, गलत, अच्छे बुरे का ध्यान निहित होता है। तो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो दोनों ही विषय जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। नीति शास्त्र वे मानदंड स्थापित करती है जिनके आधार पर सामाजिक तथ्यों, कार्यों एवं व्यवहार की व्याख्या की जाती है। उसी प्रकार समाज शास्त्र भी जो है सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करके नीति शास्त्रियों को उसके स्वरूप को समझाने का प्रयास करता है, सामाजिक परिवेश को समझाता है, जिसके आधार पर नीति शास्त्री संकल्पों को, निर्णयों को, कर्तव्यों को, मनुष्य की चेतना को अधिक बेहतर तरीके से समझ सकता है। प्रोफेसर एबिलिटी मानते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों के प्रकारों एवं स्वरूपों को जो तथ्य प्रभावित करते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। हेनरी सेज्विक का मानना है कि हम व्यक्तिगत मनुष्य को केवल समाज के सदस्य के रूप में जानते हैं, उसकी नैतिकता आपसी सामाजिक व्यवहार में ही प्रकट होती है। इस तरह से नैतिक मानदंड जो हैं, जो मूल्य हैं, परम सुख की अवधारणाएं सामाजिक संबंधों से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि उन्हीं का एक अंग है। जैसा कि माइकावर का मानना है कि मूल्य एवं मानदंडों के अभाव में समाज की व्याख्या नहीं हो सकती। समाजशास्त्र एक विधायक विज्ञान है, जबकि नीति शास्त्र एक नियामक विज्ञान है। इनमें परस्पर अंतर भी है। नीति शास्त्र का व्यवहार जो है विस्तार समाजशास्त्र से अधिक है। नीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र के विषय, क्षेत्र एवं दृष्टिकोण भी अलग अलग हैं। समाजशास्त्र की विधि ऐतिहासिक, वैज्ञानिक एवं अनुभवमूलक है, वहीं नीति शास्त्र की विधि प्रयोजनमूलक है, तात्विक है एवं अनुभवातीत भी है। यह वर्णनात्मक भी है, विवेचनात्मक भी है। अब हम आगे देखते हैं। प्रोफेसर स्टाउट के अनुसार मनोविज्ञान भी कहीं ना कहीं नैतिकता से संबंधित है। वो हमारे संकल्पों को प्रभावित करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनोविज्ञान नीति शास्त्र की शाखा है, परंतु दोनों ही मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र में यह बताता है कि हमें कौन से संकल्प करने चाहिए। मनोविज्ञान यह बताता है कि हमारे अंदर इच्छा, कर्म एवं संकल्प कैसे उद्गमित होने चाहिए।
सही मनोविज्ञान के आधार पर ही हम सही नीति शास्त्र की रचना कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अभाव में हम यह नहीं जान सकते कि नैतिक आदर्श को कैसे प्राप्त किया सकता है। इसलिए इन दोनों का भी परस्पर काफ़ी संबंध है। लेकिन नीति शास्त्र मनोविज्ञान की प्रकृति में अभी अंतर है, इन दोनों के विषय क्षेत्रों में अंतर है, इन दोनों के विज्ञानों के दृष्टिकोणों में भी अंतर है। मनोविज्ञान तथ्यात्मक है और नीति शास्त्र जो है वो निगमनात्मक है, वो एक नियामक विज्ञान है। दोनों विज्ञान एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। अगर हम नीति शास्त्र की अर्थशास्त्र से संबंध की विवेचना करें तो जैसे कि फेयरचाइल्ड, बक एवं स्लेंगर जैसे दार्शनिक मानते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य की उन आवश्यकताओं का अध्ययन करता है जो भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए होती हैं। नीति शास्त्र नैतिक कर्मों का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र का उद्देश्य आध्यात्मिक कल्याण से है, वहीं अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य भौतिक कल्याण से है। नीति शास्त्र उन मानदंडों को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर संपत्ति उत्पादन और वितरण की व्यवस्था न्यायोचित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र और शास्त्र की प्रकृति में अंतर है, इन दोनों के विषय क्षेत्र में भी अंतर है, इन दोनों विज्ञानों के दृष्टिकोणों में अंतर है, दोनों विज्ञान की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हैं, दोनों के निर्णय के आधार भी अलग अलग हैं। अर्थशास्त्र वहाँ तथ्यात्मक रूप से भौतिक निर्णयों की व्याख्या करता है जो हमारे संपत्ति वितरण मांग पर आधारित हैं, वह नीति शास्त्र हमारे संकल्पों की व्याख्या करता है। तो अर्थशास्त्र नीति शास्त्र पर आधारित है। जन कल्याण के लिए अर्थशास्त्र को नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अर्थ एक नैतिक मूल्य के रूप में व्याख्यायित किया गया है। कुछ आर्थिक विचारक आर्थिक आदर्श में भी नैतिक मानदंडों पर जोर देते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हमने नीति शास्त्र की प्रणालियों का अध्ययन किया, उसका अन्य विज्ञानों संबंध का अध्ययन भी किया। ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनके आधार पर ये व्याख्यान का निर्माण किया गया है। ये आपके अध्ययन के लिए सहायता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered, and indeed the very charm of this particular story that I'm going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. The adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled, in all of its adaptations almost, as Appointment in Samarra. Here is the story. A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty-handed. Indeed, the servant had all gone white, and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samarra and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samarra to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted death. Why did you make a threatening gesture to my servant? Asked the master
to death. And Death replied, "It was not a threatening gesture. Rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today, because this evening I have an appointment with him in Samara." See you in the next episode of Literary Snippet.